मृग तृष्णा अध्याय 51। 22 जनवरी 2000 सुबह के 9:30 बजे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तेजी से होता हुआ शोरगुल शांत वातावरण में परिवर्तित हो गया, और शांति भी ऐसी कि यदि सुई भी गिरे तो धमाका ऐसा हो जो हर किसी को सुनाई पड़े। सबसे आगे की पंक्ति में डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी और आईजी महादेवन जलील भी बैठे हुए थे। सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वे लोग अपनी सांस रोककर मुकदमे की कार्रवाई के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे थे। जहां एक तरफ मिस्टर शरद पटेल थे जो सत्य और न्याय के पक्ष में लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ था वकील हेमंत मिश्रा, जिसका पैसे के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म ना था, कोई भगवान ना था। वो सत्य को असत्य में बदलने के पूरे प्रयास में था, और उसका ये प्रयास आंशिक रूप से सफल भी हो चुका था। वो प्रसन्न हो प्रतीत हो रहा था, लेकिन चिंता की रेखाएं उसके चेहरे पर भी बन रही थीं, बिगड़ रही थीं। योर ऑनर, ये सच है कि गिरीश मर्डर केस का फैसला लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे उस केस के संबंध में एक ठोस सबूत मिला है। यदि इजाजत हो तो मैं उसे अदालत में पेश करना चाहता हूं। मिस्टर पटेल के इन शब्दों के साथ ही अदालत में लोग आपस में बातें करने लगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस आरोप को लेकर फैसला हो चुका है। मेरे दोस्त उसे छेड़कर अपना और अदालत का समय बर्बाद करना चाहते हैं, हेमंत ने तेज आवाज में कहा। योर ऑनर, ये दोनों आरोप एक ही व्यक्ति पर हैं, और इसलिए तब तक दोनों को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक दोनों ही गलत या सही सिद्ध ना हो जाएं। इसलिए मिलॉर्ड, मुझे ये सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए। मिस्टर पटेल ने कहा, इजाजत है। न्यायाधीश महोदय ने आदेश दिया। सभी लोगों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। सारे लोग एक अजीब से आश्चर्य में डूब गए थे, लेकिन एक शख्स अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था, और वो था वकील हेमंत। योर ऑनर, ये वो चाकू है जिससे उस दिन परवेज ने गिरीश का कत्ल किया था। परवेज के चाहने वाले कुछ लोगों के चेहरे पर पसीना आ चुका था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी शांत और आश्वस्त थे। आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पटेल कि यही वो चाकू है जो परवेज ने गिरीश की हत्या करने में प्रयोग किया था, जबकि परवेज उस दिन राजनगर में था ही नहीं? हेमंत ने व्यंग्यपूर्ण शैली में कहा। ये चाकू मंत्री अमजद इस्लाम के कमरे से हासिल किया गया है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना था, इसलिए ये गलत कदम उठाना पड़ा, लेकिन सही करने के लिए थोड़ा गलत, मिस्टर पटेल ने कहा। ओ, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी, चलिए मान लिया, लेकिन वहां तो कई चाकू हो सकते हैं। आपको कैसे पता कि ये वही चाकू है? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं मिस्टर हेमंत, लेकिन इस चाकू पर मिस्टर परवेज की उंगलियों के निशान हैं, और चाकू की धार पर लगा हुआ लहू गिरीश का है। अच्छा, हेमंत ने व्यंग करते हुए कहा। बाय द वे मिस्टर पटेल, आपने ये चाकू कब हासिल किया? 2 दिन पूर्व। कैसे? चोरी से? जी हां, चोरी से। और ये नेक काम अंजाम किसने दिया? रीना के पिता रामू ने। तो आपने रामू को भी झूठा गुनाह कबूल करने को राजी कर ही लिया? झूठा गुनाह? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है योर ऑनर, ये सच्चाई है। लेकिन इस चाकू पर प्रकाश डालने से पहले मैं रामू को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। रामू, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। ये चाकू श्री अमजद इस्लाम के कमरे से तुम लाए हो? मिस्टर हेमंत ने
रामू से प्रश्न किया। जी हां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साहब, मेरी बेटी मर गई है। कहीं इस हरामखोर परवेज ने आपकी बेटी से बलात्कार किया होता तो आपको पता लगता। शट अप! शट अप से क्या होता है साहब? मैंने सुना है कि आपकी भी एक खूबसूरत बीवी और 2 जवान बेटियां हैं। कभी ना कभी जवान को लगाम दे बुढ़े, हेमंत ने चीखते हुए कहा। मेरे केवल एक सवाल का जवाब दे कि तू 2 दिन पहले किस समय इनके घर में था? रात के 11 बजे। तूने वहां क्या देखा? सभी लोग सो रहे थे और फिर मैंने काफी तलाशी के बाद इसे हासिल किया। रामू ने पूरी बात बता दी। क्या वास्तव में सभी लोग सो रहे थे? तू ठीक से याद कर ले। हाँ, पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। इसके बाद मिस्टर हेमंत ने रामू से कोई प्रश्न नहीं किया। रामू ने कटघरे से जाने के बाद हेमंत ने राजनगर के आईजी महादेवन जलील को कटघरे में बुलाया। जलील ने कटघरे में आकर गीता पर हाथ रखकर कसम खाई और फिर हेमंत ने अपना पहला प्रश्न किया। हां तो महादेवन जी, 2 दिन पहले वाली रात जबकि रामू ने श्री अमजद इस्लाम के यहां से ये चाकू हासिल किया होगा, 10 बजे से 1 बजे तक आप कहां थे? अमजद इस्लाम जी के बंगले पर। क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? उस दिन तो मंत्री जी के घर पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एक विशाल पार्टी थी। मैं खुद वहां पर 10:30 बजे गया था और 1 बजे के आसपास वापस आया था। अदालत में एक बार फिर कानाफूसी प्रारंभ हो गई। योर ऑनर, आपने सुना, ये बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल झूठ कह रहा है, क्योंकि उस रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मंत्री जी के बंगले पर एक विशाल पार्टी थी, जिसके गवाह शहर के सभी सम्मानित नागरिक थे। आप चाहें तो इस बात का पता लगा सकते हैं। क्यों विशंबर प्रसाद जी, आप भी तो वहीं थे? हेमंत ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा। औसत कद के लगभग 65 वर्षीय उस व्यक्ति का नाम विशंबर प्रसाद था और वो इस राज्य का शिक्षा मंत्री था। एक बार तो वो हड़बड़ा गया, लेकिन दूसरे ही पल वो संभल कर बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं स्वयं वहां मौजूद था, क्योंकि अमजद इस्लाम जी मेरे पुराने मित्र हैं। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होने से कोई मित्रता तो नहीं छूट जाती ना। योर ऑनर, अब तो आप समझ चुके होंगे कि ये चाकू वो चाकू तो हो ही नहीं सकता जिससे गिरीश का कत्ल हुआ है और जिसका दावा मिस्टर शरद पटेल कर रहे हैं। इस चाकू पर यदि परवेज की उंगलियों के निशान भी हैं या चाकू की धार पर लगा लहू गिरीश का है, तो भी इसे एक झूठा सबूत बनाने के लिए तैयार किया गया होगा। अब ये कार्य कैसे हुआ, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। कृपया करके आप इस चाकू को अदालत से हटाने का कष्ट करें। हाँ, इजाजत है, न्यायाधीश महोदय को कहना पड़ा। नहीं माई बाप, ये झूठ है, वहां कोई पार्टी नहीं थी। रामू ने रोते हुए कहा, ये सब के सब मिले हुए हैं जज साहब। मैं खुद ये चाकू वहां से चोरी करके लाया हूं, ये वही चाकू है। पर यह संभव नहीं है, हेमंत ने कहा। रामू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, पर उसकी एक ना सुनी गई। आज अदालत के इस विशाल कक्ष में रामू इस देश की जनता के रूप में नजर आ रहा था, जिसका चीखना, चिल्लाना और रोना सुनने वाला कोई नहीं था। आजादी के बाद से ही प्रत्येक 5 वर्ष बाद संसार के सबसे बड़े और तथाकथित रूप से सफल लोकतंत्र में चुनाव होते रहे हैं। सरकारें यूं ही बदलती रही हैं और जनता है कि आज भी रामू बनी हुई खड़ी है। हमारे उज्जवल चरित्र वाले राजनेताओं के खिलाफ हजारों हजार आपराधिक मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं। सामान्यतः ना तो किसी को सजा हुई है और ना ही होगी। कान इधर से पकड़ो या उधर से, लेकिन शिकार रामू को ही बनना पड़ेगा। रामू की एक भी नहीं सुनी गई, क्योंकि विशाल पार्टी होने के गवाह इतने अधिक थे कि मिस्टर शरद पटेल खुद
अवाक खड़े होकर देख रहे थे। लगभग ज्ञान शून्य नजर आ रहे थे। कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अंततः रामू बेहोश हो गया। मिस्टर पटेल के साथ साथ अदालत में न्याय के जितने भी पक्षधर थे वे सभी सकते में आ गए थे। शायद मिस्टर पटेल ने हेमंत के इस झूठ को काटने का कोई प्रयास भी किया होता, पर उन्हें इतनी चेतना भी कहां थी। वे तो बस आश्चर्यचकित थे और दुखित थे, हैरान थे कि आईजी महादेवन जलील, शिक्षा मंत्री विशंबर प्रसाद जैसे लोग झूठ बोलकर अपराधी का साथ दे रहे हैं, तो फिर तो न्याय पाना असंभव है। सच तो यही था कि मिस्टर शरद पटेल की उम्मीदों का दामन लगभग छूट चुका था। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था, जबकि वकील हेमंत के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थिरक रही थी। लेकिन फिर भी मिस्टर शरद पटेल को औपचारिकता तो पूर्ण करनी ही थी। वे आज असत्य के हाथों पहली बार हारने जा रहे थे, क्योंकि इस बार का दुश्मन कुछ ज्यादा ही मजबूत था। राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियां उसके साथ थीं। अर्थात ऐसी स्थिति में सामाजिक शक्तियों की मनमाफिक व्याख्या होनी ही थी। अचानक शरद पटेल का चेहरा कठोर होने लगा। वे शायद कोई बड़ा फैसला ले चुके थे। योर ऑनर, ये वो सुसाइड नोट है जिसको लिखने के बाद रीना ने आत्महत्या की थी। जज साहब ने इत्मीनान से पूरा सुसाइड नोट पढ़ा और उसे वहीं रख लिया। तभी हेमंत ने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, योर ऑनर, जो आपने सुसाइड नोट अभी पढ़ा है वो सरासर झूठ है और जानबूझकर एक साजिश के तहत लिखा गया है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि इस लड़की के पड़ोस के कई लड़कों के साथ नाजायज संबंध थे। हेमंत, रामू ने बहुत ही तेजी से कहा और वो उस पर झपट पड़ा। पुलिस वालों ने जैसे तैसे उसे रोक लिया। याद रखना हेमंत, तू वकील नहीं है, एक राक्षस है, राक्षस। और मेरा श्राप है तुझे कि तेरी दोनों बेटियों की मृत्यु भी बलात्कार से ही होगी और तेरी बीवी भी कानून के इन दलालों की रखैल बनेगी। जज साहब, ये व्यक्ति न केवल अदालत की कार्यवाही में खलल डाल रहा है, बल्कि मेरे लिए लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, योर ऑनर। रामू, आप अपनी बारी आने पर जो बोलना है कटघरे में आकर बोलना, अन्यथा हमें तुम्हें पीड़िता का पति होने के बावजूद अदालत से बाहर करना पड़ेगा। रामू फपक फपक कर रो पड़ा और धीरे धीरे सुबकने लगा। तो योर ऑनर, ये सच है कि प्रेग्नेंट होने के कारण रीना ने लोक लाज के भय से आत्महत्या की है। परवेज का नाम जानबूझकर इसलिए लिखा या लिखवाया गया है क्योंकि रामू और रीना दोनों ही काफी लंबे समय से श्री अमजद इस्लाम के खिलाफ होने वाली राजनीतिक साजिश का हिस्सा रहे हैं। पैसों के लालच में इन दोनों बाप बेटी ने अपने ईश्वर तुल्य मालिक को भी नहीं छोड़ा। श्री अमजद इस्लाम को भी अभी कुछ समय पहले ही इन दोनों के बारे में पता लगा था। मंत्री जी ने रामू को समझाया भी था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लालच आदमी को किस तरह अंधा कर देता है। रीना प्रेग्नेंट थी, उसे मरना तो था ही, लेकिन परवेज का नाम घसीटकर एक तीर से दो शिकार किए हैं, योर ऑनर। ये बात नोट की जानी चाहिए कि रामू के घर से 5,000 का कैश मिला है, जो इस जैसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सिद्ध हुआ है कि कुंवारी रीना प्रेग्नेंट थी। ये कहते हुए हेमंत ने रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जज को दे दी। नहीं मिलॉर्ड, नहीं, ये झूठ है, झूठी कहानी और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मिस्टर पटेल ने कहा। उनके शब्दों में विरोध तो था,
किंतु अब इस बात का विश्वास भी था कि वो शायद ही इसे सिद्ध कर पाए। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर शम्मी सक्सेना कटघरे में लाया गया और उसने पूरी अदालत को बताया कि लड़की अपनी मृत्यु से पूर्व गर्भवती थी। रामू बेहोश हो चुका था और उसका बेहोश होना ही उसके लिए श्रेयस्कर था। फिर हेमंत ने एक के बाद एक कई झूठे गवाह पेश किए। सभी का बयान था कि उन्होंने कई बार रीना को धन देकर उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अदालत का ये कक्ष आज भारतीय लोकतंत्र का रंगमंच बन चुका था, जहां चुनाव के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाते हैं, पर वास्तव में कहीं कुछ नजर नहीं आता। नए नए वादे करते हैं, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में लगाया गया था, और आज भी सभी पार्टियां ये वादा करते नहीं थकती। इनमें आपस में एक संगति नजर आती है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाता है, पर सत्ता में आने पर कभी किसी को सजा नहीं देता। गजब का प्रेम है, भाई भतीजावाद है। फिलहाल रामू बेहोश था। पूरी अदालत हैरान थी, क्योंकि ये एक अप्रत्याशित स्थिति थी। मिस्टर पटेल अब हार मान चुके थे। वे शांत बैठे हुए थे, आंखें नम थी। वहीं कटघरे में एक एक करके गवाहों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जैसे आजादी के बाद हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में एक एक करके पार्टियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और आज भी बढ़ रही है। सभी पार्टियों ने कटघरे में खड़े होकर हिंदुस्तान अर्थात जनता के खिलाफ गवाही दी है। साथ ही देश की गरीब जनता की स्थिति लगातार गिरती गई है, और अदालत के इस कक्ष में न्याय की हालत हो चली थी। जैसे रामू बेहोश था और मिस्टर पटेल सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। वैसे देखा जाए तो देश का पर्याप्त विकास हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया भर में जानी जाती है। लोगों के पास ढेर सारा पैसा है और संपन्नता भी बड़ी है। ये पैसा बड़े बड़े मॉलों में खर्च किया जाता है, बड़ी बड़ी कारों और मोबाइल पर खर्च किया जाता है। 4 लोगों के परिवार में 10-10 गाड़ियां हैं। किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अमजद इस्लाम या विशंबर प्रसाद या महादेवन जलील की संपन्नता का हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। धनवान होने का मतलब ही है दिखावा। घर में 10-10 गाड़ियां, 10-10 एयर कंडीशनर, और इसी घर के परिवार का मुख्य पर्यावरण को बचाने वाले सम्मेलनों में जोर जोर से हिस्सा लेता है। पता नहीं इस देश में कोई ऐसा क्यों नहीं आता जिसमें ये कहने का साहस हो कि पैसे आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन संसाधन और पर्यावरण पूरे देश का हक है। कोई ऐसा क्यों नहीं आता जो दौलत के नंगे नाच को रोक सके? कोई क्यों नहीं आता? ना जाने कितने दलाली के रोजगार हैं जहां आप एक दिन में लाखों कमा सकते हैं, और न जाने कितने कठोर परिश्रम वाले रोजगार हैं जहां आपकी महीने भर की कमाई भी आपका परिवार नहीं पाल सकती। कोई क्यों नहीं आता है यहां जो समस्याओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके? कोई क्यों नहीं आता? जैसे आज इस अदालत कक्ष में कोई नहीं आ रहा है जो कह सके कि मासूम रीना पीड़ित है, उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है, या जो ये कह सके कि गिरीश की हत्या परवेज ने की है। तो गवाहों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये वो लोग थे सच्चे अर्थों में देश के लिए जिनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भारत की विशाल जनसंख्या, बेरोजगारी, आरक्षण आदि जैसी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी समस्या है भारत की बढ़ती
जनसंख्या। पर कोई आगे बढ़कर क्यों नहीं आता? ये बताने की जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित और समय की मांग है। देश की भलाई के लिए किसी में इतना साहस क्यों नहीं है जो चाहे जबरन ही सही लेकिन बढ़ती जनसंख्या को रोक सके, जो देश के संविधान के अनुच्छेद 44 को चाहे 71 वर्षों बाद ही सही लेकिन सम्मान सहित लागू करवा सके और सम्मान नागरिक संहिता के माध्यम से देश के राष्ट्रीय चरित्र को गढ़ सके। तो गवाहों की संख्या बढ़ती जा रही थी, सारे सबूत बदल लिए गए थे। कुछ गवाह ऐसे थे जो पहले सत्य के पक्ष में बोलने को तैयार थे, लेकिन उनमें से कुछ को धन के माध्यम से खरीद लिया गया था, तो कुछ अमजद इस्लाम के भय से आतंक में बदल गए। मानवता रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी। अन्याय के बर्बर दबाव के नीचे नैतिकता और न्याय सिसक रहे थे। अमजद इस्लाम के बेटे परवेज को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया और अदालत से लोग उठ उठ कर जाने लगे। कक्ष खाली होने लगा था। अचानक ही अदालत में तहलका मच गया, अफरा तफरी व्याप्त हो गई। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वहां हुए थे कई धमाके। धाएं धाएं धाएं। अध्याय 51 समाप्त होता है।